लास्ट क्लास जहाँ पे हमने फिनिश किया था, वी हैव डन ऑल दीज हेड्स ऑफ इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम, एसएससी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ऑल दीज वी हैव डन. आज क्लास थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट पे और है, एंड thereafter we'll have a new chapter. क्या क्लास और है अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पे. एक छोटी सी थ्योरी है जो हमने अभी तक नहीं किया है, वो करते हैं, उसके बाद अपनी नया टॉपिक शुरू हो जाएगा. थ्योरी का नाम है डाइवर्सन ऑफ इनकम वर्सेज एप्लीकेशन ऑफ इनकम. कॉपी में लिख लो, डाइवर्सन ऑफ इनकम वर्सेज एप्लीकेशन ऑफ इनकम. ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि दो आपने ये कॉन्सेप्ट आज से पहले कभी सीखा नहीं है, फिर भी जब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर देंगे. सरप्राइजिंग है नहीं? आपने कभी डाइवर्सन ऑफ इनकम नाम नहीं सुना, आपने कभी एप्लीकेशन ऑफ इनकम नाम नहीं सुना, लेकिन फिर भी जब एक एग्जाम्पल आएगा और मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ ये डाइवर्सन ऑफ इनकम है कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे. चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ. सपोज आप चिटिंग के उस्ताद हो, आप क्लास 9, 10, 7, 8, 9, 10 से चिटिंग किए जा रहे हो और आपको चिटिंग का एग्जाम में चिटिंग का करीबन 7 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे किताबें लिखने का करीबन 20-22 साल का एक्सपीरियंस है. तो आपने और हमने अपने अपने एक्सपीरियंस को, एक्सपर्टाइज को मिलाया और हमने किताब बनाई, हाउ टू चीट. मार्केट का हॉट टॉपिक है तो किताब तो बिकनी है. पढ़ाई की किताब तो बिकती नहीं है मार्केट में, लेकिन ये किताब श्योर बिक जाएगी. हाउ टू चीट इन एग्जाम फॉर स्टूडेंट्स ओनली, फॉर स्टूडेंट्स ओनली. हमने किताब बनाई, पब्लिशर ने बोला चलो बना लीजिए आपने किताब. हमने बना लिया. पब्लिशर ने किताब बेचना शुरू किया. पहला राउंड आउट ऑफ स्टॉक, दूसरा राउंड आउट ऑफ स्टॉक. एक 6 महीने के अंदर इस किताब को 7 बार रीप्रिंट करना पड़ा. करीबन 7 लाख कॉपी बिकी और हम लोग होते बेस्ट सेलर. और पब्लिशर ने खुश होकर हमें रॉयल्टी दी करीबन 2 करोड़ रुपए. ठीक है. अब ये 2 करोड़ की रॉयल्टी पब्लिशर ने किसे दे दी? मुझे दे दी, क्योंकि वो मुझे ज्यादा जानता है. तुम्हें इतना जानता नहीं है तो उसने मुझे दे दिया. तो मेरे पास जब 2 करोड़ आया तो मैंने उसमें से 1 करोड़ रुपया तुम्हें दे दिया. तो बताओ मैंने क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ इनकम या डाइवर्सन ऑफ इनकम? मैंने अपने 2 करोड़ में से 1 करोड़ तुम्हें दे दिया, क्योंकि अपने ने मिलकर किताब बनाई थी ना. अब बताओ ये जो मैंने किया ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है कि डाइवर्सन ऑफ इनकम है? तो जैसा मैंने बोला था वही हुआ कि 2 तुमने नाम कभी नहीं सुना है, फिर भी देखो तुम्हारा आंसर राइट है. अब अपने बात करते हैं कि डाइवर्सन ऑफ इनकम होता क्या है, ये भी बता दीजिए. ये तो हो सकता है मेरा तीर पे तुक्का लग गया. नहीं, ये तीर पे तुक्का नहीं है, क्योंकि मैं पहले बोला था तुम्हारा राइट आंसर आएगा. व्हाट इज डाइवर्सन ऑफ इनकम? जब एक बंदा अपनी इनकम को किसी और को दे देता है एज पर अ प्री एग्रीमेंट, प्री डोमिनेटिंग एग्रीमेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्सन ऑफ इनकम. व्हेन अ पर्सन diversify his income because of an overriding title before it accrues to SSC, then it shall be termed as diversion of income. एक बार लिखा तो हाँ, साथ साथ लिखना. When
an income is diversified, when income is given to another, because of an overriding title, before it is earned, before it accrues to SSC, it is called diversion of income. अब यहाँ पे कुछ एक वर्ड नए हैं तुम्हारे लिए जो तुम्हें थोड़े कम समझ में आए. एक तुम्हें ये वर्ड नहीं सुना है बिकॉज ऑफ एन ओवरराइडिंग टाइटल. एक वर्ड यहाँ पे अजीब है, बिफोर इट एक्रूज, बिफोर इट एक्रूज टू एससी. तो ये सब क्या है थोड़ा सा बता दीजिए, टॉपिक खत्म. तो देखो, ओवरराइडिंग टाइटल मतलब होता है, टाइटल मतलब एग्रीमेंट, ओवरराइडिंग मतलब डोमिनेटिंग. तो डोमिनेटिंग एग्रीमेंट यानी एक एग्रीमेंट पहले से हुआ हुआ है और वो मुझे डोमिनेट कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता. जैसे मैंने और मेरे स्टूडेंट ने मिलकर किताब लिखी हाउ टू चीट. अब पहले से हमारा एग्रीमेंट हुआ हुआ है कि भैया आधा आधा पैसा बांटेंगे रॉयल्टी का. अब बाद में पब्लिशर ने भले मुझे 2 करोड़ दे दिए, लेकिन मैं तो एक एग्रीमेंट से बंधा हुआ हूं ना. अब वो एग्रीमेंट मुझे डोमिनेट कर रहा है, वो बोल रहा है 1 करोड़ उसको दे. मेरे को इनकम 2 करोड़ अर्न ही नहीं हुई, अर्न होने के पहले से मुझे पता है कि मुझे उसको देना है 1 करोड़. जितना भी रॉयल्टी आता उससे पहले से मुझे पता था जो भी आएगा आधा उसको देना है. यही हमारा प्री डोमिनेटिंग एग्रीमेंट है. तो व्हेन एन इनकम इज गिवन टू अनदर because of an agreement which is dominating to me, when the income is diversified before it is earned, it is called diversion of income. Application of income. ये सिंपल है. आप पैसे कमाते हो, उसके बाद पैसे से आप आईफोन 17 खरीदते हो, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इनकम है. पैसे कमाने के बाद आप उसका जो चाहे करो, दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम. आप पैसे कमाए, उसके बाद डांडिया में उड़ा दिए, डांडिया में गए आप, वहां पे 15-20 हजार रुपये खर्चा कर दिए दोस्तों के साथ, एप्लीकेशन ऑफ इनकम. पैसे कमाए, आप फॉरेन ट्रिप मारते आए, एप्लीकेशन ऑफ इनकम. व्हेन इनकम इज अप्लाइड आफ्टर इट इज अर्न्ड, पैसे कमाने के बाद उसका जो भी एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन ऑफ इनकम. डाइवर्सन ऑफ इनकम, इट इज नॉट टैक्सेबल. मेरे हाथ में 2 करोड़ टैक्सेबल होगा कि 1 करोड़? अरे 1 करोड़, 1 करोड़ तो मैंने तुम्हें दे दिए, तो मेरे हाथ में तो 1 करोड़ ही टैक्सेबल होगा. तो जो इनकम मैंने डाइवर्सिफाई कर दी वो मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं है, लेकिन जो इनकम मैंने अप्लाई कर दी वो मेरे हाथ में टैक्सेबल है. तो इंपॉर्टेंट लाइन भूल मत जाना. एग्जाम में 1 या 2 नंबर का आ सकता है, डाइवर्सन ऑफ इनकम है कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम. आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर. हाँ बोल दो तो आगे बढ़ जाएंगे. नाइस नाइस नाइस. देखो, जब हम लोग कोई टॉपिक बताते हैं तो स्टूडेंट के मन में बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी रहता है, उसके अंदर ये इंजेक्टेड है कि टॉपिक होते ही ये पूछना है कि एग्जाम में कितने नंबर का आएगा.
ये वो चीज बच्चा शुरू से करते हुए आ रहा है। टॉपिक आते ही टॉपिक सीखेगा, कभी सीखने से पहले ही पूछ लेता है, अरे सर कितना नंबर का आएगा बताइए, तब तो करें नहीं तो नहीं करें। और कभी कभी टॉपिक सीख लेता है, थोड़ा सा भी टफ लगता है तो बोलता है आएगा क्या, कितने नंबर का आएगा। इजी लगता है तब भी पूछता है आएगा कितने नंबर का आएगा। तो भाई ये बच्चों की हैबिट है, कितने नंबर का आएगा। लेकिन बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो पूछते हैं सर ये रियल लाइफ में काम आएगा। बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो पूछते हैं भैया ये रियल लाइफ में काम आएगा। मैं तुम्हें एक बार डाइवर्सन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम, जो टॉपिक मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया, उसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं, तुम बताना उसका क्या होगा। अमिताभ बच्चन का शो चल रहा है कौन बनेगा करोड़पति। उसकी हॉट सीट पे अभी अमिताभ बच्चन यहाँ पे बैठे, सॉरी यहाँ पे होस्ट सीट पे अमिताभ बच्चन बैठे हैं, और उसके जो हॉट सीट है उस पर भी बैठे हैं शाहरुख खान। और अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का गेम शुरू होने वाला है, गेम शुरू होने वाला है। अब शाहरुख खान ने गेम शुरू होने के पहले ही कह दिया, ये कंप्यूटर में होता है, हाँ, शाहरुख खान ने गेम शुरू होने के पहले ही कह दिया कि आज मैं जितना जीतूंगा वो मैं एक एबीसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर दूंगा। ठीक है, आज मैं जितना जीतूंगा मैं एबीसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर दूंगा। ठीक है, गेम शुरू हुआ। आपका पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, सातवां, नौवां, 12वां, और फाइनली शाहरुख खान आज 2 करोड़ जीत के गए। आज से गेम में शाहरुख खान ने 2 करोड़ रुपया जीता, और जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था वो 2 करोड़ जो भी उन्हें मिला वो पैसे उन्होंने एबीसी चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया। प्रश्न आ रहा है कि क्या शाहरुख खान के हाथ में वो 2 करोड़ टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? जवाब दीजिए। समय शुरू हो गया। टिक टिक 1, टिक टिक 2। आप इसको डाइवर्सन ऑफ इनकम मानते हो तो बोलो नॉन टैक्सेबल, आप इसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानते हो तो बोलो टैक्सेबल। क्या बोलते हो शिवम? एप्लीकेशन ऑफ इनकम। क्यों? ये तो पहले से एक एग्रीमेंट कर चुका है और वो एग्रीमेंट इसको डोमिनेट कर रहा है। नहीं, इनकम इज डाइवर्सिफाइड बिफोर इट इज अर्नड बिकॉज ऑफ एन ओवरराइडिंग टाइटल। पहले से एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है, तो तुम्हें डाइवर्सन ऑफ इनकम नजर नहीं आ रहा है? आ रहा है? हाँ, शाहरुख खान ने पहले ही, तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है? फाउंडेशन में पास हो? पहले बताओ, फाउंडेशन पास हो कि फाउंडेशन फेल होके यहाँ पे आए हो? फाउंडेशन पास तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाइफ में पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिना पढ़े सीधा आता है? तो व्हाट इज एग्रीमेंट की डेफिनेशन बता पाओगे? एग्रीमेंट मीन्स सेट ऑफ प्रोमिसेस व्हिच फॉर्म्स कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो एग्रीमेंट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ प्रॉमिस। तो बताओ प्रॉमिस है कि नहीं है? हाँ, तुम्हें क्या एग्रीमेंट लिखा था पे हैं? तुम्हें सब्जी वाला के बोले सब्जी वाला 5 किलो सब्जी तोलना, वो बेचारा 5 किलो सब्जी तोल के एकदम रेडी करके प्लास्टिक में बांध के आपको दिया, तुम बोला नहीं नहीं चाहिए, नहीं लेंगे। तो बोला भाई हमको तुम बोला ना तोलने के लिए। बोला तोलने के लिए बोला, खरीदने के लिए थोड़ी बोला। नहीं खरीदेगा, जाओ। तो तुमको सब्जी वाला पकड़ के पीटेगा कि नहीं पीटेगा? अच्छा, पीट नहीं पाया तो तुमको थाना पुलिस लोगों को बुलाएगा, फिर बोलेगा भाई देखो मेरे साथ क्या किया। तो पब्लिक तुमको क्या बोलेगा? है खरीद इससे, बोला तो खरीदना पड़ेगा। तो तुम बोलेगा हम अग्रीमेंट किया है, हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा लिखा लोग है, बताओ हम अग्रीमेंट किया है। तो पब्लिक तुमको समझा देगा, मुंह से बोला हुआ बात एग्रीमेंट ही होता है। तो शाहरुख खान तो मुंह से बोल दिया है, और शाहरुख खान तो ऐसे भी बहुत बड़ा हस्ती है, मुंह से बोल दिया तो इस वक्त तो कॉन्ट्रैक्ट का भी बाप है वो। तो भैया ये
डाइवर्सन ऑफ इनकम नजर तो आ रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही एक बात बोला हुआ है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो अल्टीमेटली शाहरुख खान ने जो इन्हें एबीसी चैरिटेबल ट्रस्ट को बोला कि भैया मैं यदि जीतूंगा तो आपको पैसे दे दूंगा, मैं जो जीतूंगा वो पैसे आपको दे दूंगा, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें शाहरुख खान को कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। सिंस शाहरुख को कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, देयरफॉर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर उसको डोमिनेट भी नहीं करेगा। डोमिनेट तो तभी होगा ना जब कोई कॉन्ट्रैक्ट में बंध गया है, कॉन्ट्रैक्ट में तो बंधा नहीं है, तो इसलिए ये डाइवर्सन ऑफ इनकम नहीं भी है। और यदि डाइवर्सन ऑफ इनकम नहीं है तो शाहरुख ने तो पूरे 2 करोड़ इन्हें दे दिए, और टैक्स शाहरुख अपनी जेब से देगा। क्योंकि डाइवर्सन ऑफ इनकम नहीं है तो शाहरुख रात में टैक्सेबल है, और यदि शाहरुख रात में टैक्सेबल है तो यार पैसे तो मैंने उसको दे दिए और टैक्स मैं दूंगा। ऐसा क्लमजीनेस रहता है। इसलिए केबीसी में जितने भी जन खेलने आते हैं सेलिब्रिटीज, और वो जो बात बोलते हैं कि मैं जितना जीतूंगा पैसा उन्हें दे दूंगा, वो सब बात सही है, लेकिन वो पैसे वो टैक्स काटने के बाद देते हैं। तो सपोज इस 2 करोड़ पे शाहरुख खान को टैक्स लगने वाला है 40%, सपोज 80 लाख रुपए, तो शाहरुख खान सर बोलेंगे कि 80 लाख रुपए काट के बाद बाकी मैं इनको दे दूंगा, नेट ऑफ टैक्स मैं इन्हें दे दूंगा। बात क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया, अब तुम नए चैप्टर में जा सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट में तुमने बहुत कुछ सीखा, एसएससी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, सोर्सेज ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम, बहुत सारी चीजें सीखा। उधर टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फॉर्म, बहुत सीखा। ये सब मिला के 6 क्लास का एक बहुत भारी टॉपिक, वन ऑफ द बहुत भारी टॉपिक, वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट आज आपका फिनिश होता है। आज आप नए टॉपिक में जा सकते हो। रेडी क्या? अरे रेडी क्या? नए चैप्टर लिए 2 मिनट का ब्रेक लो, तुम 2 मिनट का ब्रेक लो, फिर अपने नए चैप्टर में चलते हैं। तो भैया अब अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। 2 सेक्शन से गवर्नड है, सेक्शन 5 एंड 6। करीबन 3 क्लास से टॉपिक जाएगा, और एग्जाम में मॉडरेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडरेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरे टैक्स में इसका बहुत बड़ा डोमिनेशन है। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछने की प्रोबेबिलिटी है, 70% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 3 से 4 नंबर का ही पूछने का प्रोबेबिलिटी है। ऐसे ही होता है टैक्स में। टैक्स में जो 10-10 नंबर के टॉपिक होते हैं ना, उनको सिखाने में 10 क्लास लग जाती है, और जो 3-4 नंबर के टॉपिक है ना, उनको सिखाने में 3 क्लास लग जाती है। तभी तो हो ना, टैक्स में मोटा मोटी तुम्हें 100 क्लास देते हैं, मोटा मोटी 100 क्लास, और 100 नंबर का पेपर है। तो तुम मोटा मोटी कर समझ लो कि टैक्स की हर क्लास में हम लोग 1 नंबर इजाफा लाते हैं। ऐसा ही है, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है। तो भैया 3 क्लास जाएगा, और 3 नंबर का ये टॉपिक एग्जाम में प्रोबेबिलिटी बनाता है। ओके, क्या थीम है इसकी? टॉपिक में एंट्री करने के पहले मैं तुमसे थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। एक बात बताओ, ये बताने जा रहा हूँ कि ये टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये बताओ कि इफ फॉरेन प्लेयर इट्स कमिंग टू इंडिया, ओके लीव इट, अभी राइट नाउ इंडियन टीम इज इन दुबई प्लेइंग देयर मैच, बहुत अच्छा खेल रही इंडियन टीम एज यूजुअल। नाउ इंडियन टीम दुबई में पैसे कमा रही है। कहाँ पैसे कमा रही है? दुबई में। आप बताओ, क्या उन्हें इंडिया में इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा? क्या उन्हें इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा? यस और नो?
फास्ट, यस और नो, देना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान टीम भी इंडिया में, दुबई में है। आप बताओ क्या पाकिस्तान टीम को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा? नहीं। अच्छा, थोड़े दिन पहले या थोड़े दिन बाद आईपीएल शुरू हुआ या शुरू होगा, तो बताओ आईपीएल खेलने बहुत सारे फॉरेन प्लेयर इंडिया में आए। बहुत सारे फॉरेन प्लेयर खेलने के लिए इंडिया में आए, ठीक है, फॉरेन प्लेयर। आप बताओ क्या इन फॉरेन प्लेयर को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा? फर्स्ट, यस और नो, यस और नो, यस और नो दोनों आंसर आए हैं। ओके, अब सपोज आप इंडिया के बंदे हो और आप यूएस में जाके एक जॉब करते हो या यूएस में जाके एक बिजनेस चलाते हो। आप बताओ आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा? हाँ, अभी हम सुना विराट कोहली लंदन में बैठा है या न्यूयॉर्क में बैठा है, कहीं बैठा है। तो बताओ क्या विराट कोहली जो न्यूयॉर्क में बैठा है उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा? वहां पे भी जा रहा है तो सोच कर रहा है, तो क्रिकेट की ट्रेनिंग कर रहा होगा। बताओ इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा? यस नो? तो ये जो तुम्हारा डिलेमा क्रिएट हो रहा है ना कि पता नहीं, यस नो, ये सारे डिलेमा का आंसर है रेसिडेंशियल स्टेटस। जब तक आप ये टॉपिक नहीं करोगे तब तक आपको फॉरेन इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा हमेशा क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। एक बार ये 3 क्लास का टॉपिक कर लोगे तो फॉरेन इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस। ये टॉपिक को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस, और दूसरा है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस में हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई रेसिडेंट है कि नहीं रेसिडेंट है, कैसे मालूम पड़ेगा? हाउ विल आई कम टू नो वेदर अ पर्सन इज रेसिडेंट इन इंडिया और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया? और इंसिडेंस ऑफ टैक्स में हम लोग ये मालूम करते हैं कि क्या फर्क पड़ता है वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। रेसिडेंट हुआ तो क्या टैक्स देना पड़ेगा, नॉन रेसिडेंट हुआ तो क्या टैक्स देना पड़ेगा। यानी इसमें मतलब मालूम पड़ता है, मीनिंग, और यहाँ पे उसका इम्पैक्ट मालूम पड़ता है। तो ये सेक्शन 5 और 6 से कवर्ड है। सेक्शन 6 टॉपिक में आज हम लोग सेक्शन 6 स्टार्ट कर रहे हैं। आज और कल सेक्शन 6 चलेगा, उसके बाद 5 में आएंगे। सेक्शन 6 में कई सारे सब डिवीजन है, 6(1), 6(2), 6(3), 6(4। यहाँ पे निकालते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे निकालते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, यहाँ पे निकालते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, और यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म। तो भैया इस तरीके से टॉपिक इतने सारे पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ तक कॉपी मार लो आप। ये इसका इंडेक्स बन गया। कॉपीड।
आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये वाला रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। साथ में सॉरी एक इंडिविजुअल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक रेसिडेंट इन इंडिया और एक नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। प्लीज साथ साथ लिखते जाना। नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। अब ये रेसिडेंट इन इंडिया फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऑर्डिनरली रेसिडेंट not ordinarily resident। हो गया? ओके। अरे हाँ बोलना पड़ेगा तो क्लास आगे बढ़ेगी यार। अब हम लोग एक बंदे को रेसिडेंट इन इंडिया तब कहेंगे, तो आराम से सुनो, 2 मिनट बाद में कॉपी करना। एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट इन इंडिया तब कहेंगे जब वो या तो 61A सेटिस्फाई कर दे या फिर 61C सेटिस्फाई कर दे। 61A कहता है कि आप इंडिया में यदि 182 डेज रह जाए, 182 डेज या उससे ज्यादा रह जाए, तो हम आपको बोलेंगे रेसिडेंट इन इंडिया। और 61C कहता है कि एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट इन इंडिया कहेंगे यदि वो 60 डेज और मोर इंडिया में रह जाए इन प्रीवियस ईयर एंड फॉर 365 डेज और मोर 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. An individual is said to be a resident in India if he satisfies any of the two conditions laid down in section 61. As per 61A, he was in India for 182 days or more during the previous year, or as per 61C, he was in India for 60 days or more during the previous year and for 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. हाँ, यानी ये भाई साहब है, पहले बताओ ये बात समझ में आ गई क्या हिंदी इंग्लिश में? हाँ, अरे मैं तुम्हें एक और भाषा में सुनाता हूँ। मैंने तुम्हें हिंदी में सुनाया, मैंने तुम्हें इंग्लिश में सुनाया, मेरे को एक और भाषा आती है। सोचो क्या, फ्रेंच, मारवाड़ी, बंगाली, पंजाब। तो फिर मेरे को एक और भाषा आती है, उस भाषा का नाम है मैथ्स की भाषा। बहुत प्यारी लैंग्वेज है ये, जिसको कुछ समझ में नहीं आता उसको मैथ्स की भाषा समझ में आ जाती है। जैसे बताओ एक इंडिविजुअल है, वो प्रीवियस ईयर है, हमारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर है 25-26, तो 25-26 में वो इंडिया में रहा 200 दिन, और इसके पिछले 4 सालों में वो इंडिया में रहा थोड़ा थोड़ा दिन, कभी 10, कभी 20, कभी 0, कभी 40। आप बताओ क्या वो रेसिडेंट इन इंडिया है कि नहीं है? है, बिकॉज ऑफ 61A। 61A में बोलता है कि यदि आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज रह गए तो आप रेसिडेंट हो गए। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, ये इंडिया में रहा 100 दिन और पिछले 4 सालों में इंडिया में रहा 100 दिन 100 दिन 100 दिन 100 दिन। आप बताओ ये रेसिडेंट इन इंडिया है कि नहीं है? बिकॉज ऑफ 61C ये रेसिडेंट इन इंडिया है, क्योंकि ये 60 डेज और मोर रह गया प्रीवियस ईयर में
और पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा रह लिया। क्या बोलते हो, रेसिडेंट है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो ये 182 डेज रह रहा है तो 61A सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ना ही ये 60 दिन रह रहा है तो ये 61C भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जब ये दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट। बताओ रेसिडेंट है कि नहीं है? क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 61A या 61C? क्योंकि ना तो ये इंडिया में 182 डेज रह रहा है, ना पिछले 4 सालों में 365 दिन रह रहा है, तो इसका टाइटल हो गया नॉन रेसिडेंट। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ना इंग्लिश अच्छी है ना मैथ्स, ना इंग्लिश अच्छी ना हिंदी अच्छी है, सबसे अच्छी भाषा मैथ्स की भाषा। और इसको लिख लेते हैं। तो आपने कर लिया, an individual is said to be resident in India if he satisfies any of the two conditions laid down in section 61 as per 61A. He was in India for 182 days or more during the previous year,
or as per 61C, he was in India for 60 days or more during the previous year and for 365 days or more during 7 years immediately preceding the previous year. है ना? During 4 years. This is 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. रेक्टिफाई कर दिया? ओके, माय बैड. आओ आगे बढ़ते हैं. यानी बेसिकली दो क्राइटेरिया है, 182 डेज वाला या 60 प्लस 365 वाला. ये है सिंपल. इसको बोलते हैं 61A और इसको बोलते हैं 61C. लेकिन ये 61C के 3 एक्सेप्शंस है. क्या है? 3 एक्सेप्शंस है. क्या क्या 3 एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन नंबर 1, आराम से लिखते भी जाना साथ साथ और सुनते भी जाना. एक्सेप्शन नंबर 1, एन इंडियन सिटीजन, लिखते जाओ साथ साथ, गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज. तो यदि कोई इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट पर्पज लिए इंडिया से बाहर जा रहा है तो उसको पर 61C नहीं लगेगा. यानी उसको रेसिडेंट होने के लिए एक ही क्राइटेरिया है 61A. यदि वो 182 डेज इंडिया में रह गया तब तो रेसिडेंट हो जाएगा. 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन रहा तो रेसिडेंट नहीं होगा. कौन? एक इंडियन सिटीजन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है. नंबर 2, an Indian citizen who is a member of Indian ship crew, who is a member of Indian ship crew, who is a crew member कर देते नहीं, who is a crew member of Indian ship and the ship goes outside India. तो कोई भी बंदा जो है किसी फॉरेन बाउंड शिप का, फॉरेन में जाने वाले शिप का, इंडियन शिप का क्रू मेंबर है और शिप बाहर जा रहा है तो ऑब्वियसली क्रू मेंबर भी बाहर जा रहे हैं तो फिर उसको ऊपर 61C अप्लाई नहीं होगा. बात क्लियर? नंबर 3, एन इंडियन सिटीजन or a person of Indian origin who normally reside outside India came India for visit purpose. तो एक ऐसा बंदा जो नॉर्मली फॉरेन में रहता है, इंडियन सिटीजन है, नॉर्मली फॉरेन में रहता है, अभी इंडिया में घूमने के लिए आया है, तो ऐसे बंदे को ऊपर 61C नहीं लगता. इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु नॉर्मली रिसाइड आउटसाइड इंडिया केम इंडिया फॉर विजिट पर्पज. ये विजिट बिजनेस विजिट भी हो सकता है, फैमिली विजिट भी हो सकता है, एजुकेशन विजिट भी हो सकता है, कोई भी विजिट हो सकता है. मेन बात क्या है कि वो फॉरेन में रहता है, अभी इंडिया में खाली हम ही आए, तो इसको ऊपर 61C नहीं लगेगा. ठीक है? तो आपके मामा जी जो फॉरेन में रहते हैं, सिंगापुर में जॉब करते हैं आपके मामा जी, योर मामा जी इज वर्किंग इन सिंगापुर. वो इस साल दिवाली में आ रहे हैं, अक्टूबर में दिवाली है आ रहे हैं और नवंबर में घर में शादी है, तो वो शादी अटेंड करके फिर पूरा देर रहते जाएंगे.
तो मोटा मोटी उनका इस बार इंडिया में रहने का 2.5 महीने का प्लान है। इस 2.5 महीने में वो इंडिया में 75 डेज रहता है। तो क्या उसको ऊपर 6(1)(c) लग जाएगा? आंसर इज नो, 6(1)(c) नहीं लगेगा, क्योंकि ही इज एन इंडियन सिटीजन नॉर्मली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, केम इंडिया फॉर विजिट पर्पज। तो एक बार पूरा रिवाइंड करते हैं। एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट इन इंडिया तब कहेंगे जब वो दो में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करे, ईदर he was in India for 182 days or more during the previous year, or he was in India for 60 days or more during the previous year, and for 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. However, 6(1)(c) has 3 exceptions. An Indian citizen going outside India for employment purpose, an Indian citizen who is a true member of Indian ship and the ship goes outside India, and an Indian citizen or a person of Indian origin normally residing outside India came India for visit purposes. बात क्लियर? अभी भी चल रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। अब बात कर रहे हैं कि एक रेसिडेंट को ऑर्डिनरली रेसिडेंट कब कहेंगे। एक रेसिडेंट को ऑर्डिनरली रेसिडेंट कब कहेंगे? तो इसके लिए गवर्निंग सेक्शन है सेक्शन 6(6), और सेक्शन 6(6) कहता है कि एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को ऑर्डिनरली रेसिडेंट कब कहेंगे? जब वो ये दो में से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। A resident individual is said to be ordinarily resident if he satisfies both the conditions given in section 6(6). Condition number 1, he was in India for 730 days or more during 7 years immediately preceding the previous year. Immediately preceding the previous year. पिछले 7 सालों में वो 730 दिन इंडिया में रहा है, एंड ये बता रहा है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एंड ही वॉज रेसिडेंट इन इंडिया, he was resident in India for 2 years out of 10 years immediately preceding the previous year. तो पिछले 10 सालों में जो 2 साल रेसिडेंट रहा है एंड 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहा है, ऐसे रेसिडेंट को हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरली रेसिडेंट। कॉपी मार लिया क्या? समझाया नहीं अभी तक, समझाऊंगा अभी। पहले बताओ, यहां तक कॉपी मार लिया क्या? नाइस नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। आओ आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े। एग्जाम्पल से समझाता हूं। केस 1, एक बंदा है जो इस प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहा है 200 दिन, पिछले 4 सालों में इंडिया में रहा है 10 दिन, 90 दिन, 50 दिन, 40 दिन। बताओ रेसिडेंट है कि नहीं है? है, रेसिडेंट है। उसके पिछले
और साल में जाए तो इंडिया में रहा है, बहुत दिन रहा, बहुत दिन रहा, ये 7 साल का उसका स्टेटस है। और पिछले सालों में जाए तो इंडिया में रहा है, आप बताओ कि ये स्टेटस इसका क्या है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। तो 182 डेज से ज्यादा हो गया तो रेसिडेंट तो है। यदि रेसिडेंट है तो फिर चेक करेंगे कि क्या 7 सालों में 730 दिन हुए। तो एक बार ये जोड़ लीजिए, तो 90, 100, 150, 190, 190 और 541, 190 और 541। तो तुमने से बताया ये 731 डेज हो गए, यानी 7 साल में 730 दिन की क्राइटेरिया फुलफिल्ड। अब आपको बताना है क्या ये पिछले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट है। 7 साल में 730 दिन हो गया। अब बताइए क्या पिछले 10 साल में ये 2 बार रेसिडेंट है, देख के बताइए। एक बार तो रेसिडेंट है, नजर आ रहा है, और कोई बार रेसिडेंट है नजर आ रहा है क्या, बताओ। है कौन से बार है? एंड आंसर, एंड आंसर इज कि वो यहां पे रेसिडेंट है। आप देखो 60 प्लस 365, यहां पे भी रेसिडेंट है 60 प्लस 365, यहां पे भी रेसिडेंट है 60 प्लस और 4 सालों में 365, यहां पे भी रेसिडेंट है 60 प्लस 4 सालों में 365, यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है, यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है, यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है, यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है। ए भाई ये चेक करता हूँ 60 प्लस, ओ यहाँ पे भी रेसिडेंट है। यानी वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार रेसिडेंट है। तो रेसिडेंट के लिए सिर्फ 182 डेज क्राइटेरिया नहीं है, 182 डेज या 60 प्लस 365 की क्राइटेरिया है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पे वो 6-6, 7-7 बार रेसिडेंट रहा हुआ है। आपको एग्जाम में दिखाना नहीं थी कौन से साल रेसिडेंट है थी, कौन से साल नॉन रेसिडेंट है। आपको एग्जाम में बस इतना बोलना है, सॉरी, कि वो 10 साल में 2 बार रेसिडेंट रहा है, बस इतना बोलना है। तो सिंस वो 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहा और 10 साल में 2 बार रेसिडेंट भी रहा, इसलिए उसका स्टेटस हो गया ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अब ऐसे मैं तुम्हें कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं, तुम्हें बताना, मैं कुछ नहीं करने वाला, तुम्हें ही करना है। हाँ ये लिखा नहीं क्या अभी तक, तो प्लीज लिख लो।
आपको सबका स्टेटस बताना है। टेक योर टाइम। क्या बोल रहे हो? Done or not? चल ठीक है, पहले से कॉपी क्यों नहीं दिया? अरे बदमाश बच्चों, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, या रूम लाइट वाइट बंद करके सो गए? अच्छा। हो गया क्या? चलो नाइस, चेक करते हैं। आओ दे, व्हाट इज द राइट आंसर? तो भैया जी इसका राइट आंसर हो गया है ऑर्डिनरली रेसिडेंट, क्योंकि ये 60 प्लस 365 की क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है और 7 सालों में ये 780 दिन इंडिया में रहा है और ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये रेसिडेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरली रेसिडेंट। इसी समझ में डाउट है तो पूछो। ओके, ये रेसिडेंट तो है ही, क्योंकि 180, 360 और 370 दिन रह गया ये 4 सालों में। क्या 7 सालों में 730 दिन हुआ? ये देखना पड़ेगा। तो 370 5 4 9 9 180, ओ ना, 730 दिन नहीं हुआ, तो ये हो गया NOR। 7 साल में 730 दिन नहीं हुआ तो ये हो गया NOR। 2 या 10 साल में 2 बार रेसिडेंट था, लेकिन 7 सालों में 730 दिन नहीं था, इसलिए NOR हो गया। ये तो NR है ही, नजर ही आ रहा है ना? 60 डेज में नहीं रहा तो क्या बोलेंगे? NR। ये बंदा यहाँ पे पिछले 4 सालों में 365 दिन रह गया क्या? तो 240 310 हाँ रह गया, तो रेसिडेंट। क्या ये 730 दिन रह गया क्या? चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 730 दिन रह गया, तो ये हो गया। और 10 सालों में 2 साल रेसिडेंट है, तो ये हो गया OR। देखो ये यहाँ पे भी रेसिडेंट है, ये यहाँ पे भी रेसिडेंट है, ये यहाँ पे भी रेसिडेंट है, यहाँ पे भी रेसिडेंट है, तो आराम से बहुत बार ही रेसिडेंट रहा है, तो फाइनली हम इसको बोलेंगे OR। भैया चारों राइट हो गए क्या तुम्हारे? हाँ शिवम, इसको तुम्हें क्या नजर नहीं आया? 7 साल में 730 नजर नहीं आया? ये रेसिडेंट 2 बार नजर। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है बच्चों से, ऐसी भूल हो जाती है, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी?
तो भैया आपको रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल मैंने करा दिया, आप एक बार वापस से सुन लो और मेरे साथ दोहरा लो, मेरे साथ बुदबुदा लो, मेरे साथ मरमरिंग करो, मेरे साथ 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 बोलो। An individual is said to be resident in India if he satisfies any of the two conditions laid down in section 6. As per 61A, he was in India for 182 days or more during the previous year. Or as per 61C, he was in India for 60 days or more during the previous year and for 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. However, 61C has 3 exceptions. An Indian citizen आवाज में डिस्टर्बेंस था इसलिए बीच में रोकना पड़ा, वापस से आते हैं। 61C has 3 exceptions. An Indian citizen going outside India for employment purpose, Indian citizen who is a member of Indian ship crew and the ship goes outside India, an Indian citizen or a person of Indian origin who normally reside outside India came India for visit purposes. एक रेसिडेंट इंडिविजुअल इज सेड टू बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट यदि वो 660 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। क्या दो कंडीशन? नंबर 1, he was in India for 730 days or more during the 7 years immediately preceding the previous year, and he was resident in India for 2 years out of 10 years immediately preceding the previous year. लो भैया जितना बताया सब करा दिया, अब बताओ रेसिडेंशियल स्टेटस तुम्हारा हो गया कि नहीं हो गया? इंडिविजुअल वाला क्लियर? अच्छा कैसा पढ़ाया शिवम? क्लियर है क्या? इस बात डिस्टर्बेंस बहुत है लेकिन क्लियर है कि नहीं ये बताओ। चलो हमारा स्टाफ बदमाशी कर रहा है, 3-4 दिन से आया नहीं है इसलिए सारा थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है। कोई बात नहीं, एक छोटी सी बात लेते वापस से लेते छोटी सी बात। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, तुम लोग स्टूडेंट इतने मासूम होते हैं ना, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि कोई कैसा पढ़ा रहा है कैसा नहीं पढ़ा रहा है। तुम सब बातों से खुश हो जाते हो, बस तुम्हें कोई बोल बोल के पढ़ा दिया, याद करा दिया एंड यू फील वेरी गुड कि हाँ यार मुझे याद हो गया। तुम लोग होते ही बड़े मासूम और इसी का मजा लिया जाता है, इसलिए ट्यूशन इंडस्ट्री का यही हालत है, कोई भी टीचर बन जाता है। जो कि बेचारा स्टूडेंट तो नोविस है, उसको कुछ नहीं पता थी कैसा पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, तो जो पढ़ा दिया प्यार से उसी को बोलते अच्छा पढ़ाया। अब मैं तुम्हें अच्छा पढ़ाना मतलब अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो अच्छा पढ़ाया, यदि ऐसा कोई टीचर पढ़ाता है तो विल से अच्छा पढ़ाया भाई, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत अच्छा वाला क्राइटेरिया दिखाता हूँ, ठीक है? तो टीचिंग में ना 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, 2 चीजें होती है, 2 चीजें टीचिंग में होती है। एक होती है टीचिंग आर्ट और एक होता है टीचिंग कंटेंट। तो जिनके पास आर्ट है वो टीचर बन जाते हैं और हम उनको बोलते हैं भैया बिना कंटेंट के टीचर बनना नुकसान हो जाएगा, आपको भी नुकसान हो जाएगा, भावी पीढ़ी को भी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आप में आर्ट ऑफ टीचिंग है तो आप टीचर अच्छे बन ही जाते हो, बच्चों को इम्प्रेस कर देते हो। बच्चे भोले हैं, उनको थोड़ी कंटेंट के बारे में कुछ पता है। कंटेंट के बारे में उन्हें कैसे पता होगा? वो पहली बार जीवन में आरएस पढ़ रहा है, आपने आरएस उसको पूरा पढ़ाया, अधूरा पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, क्या पता उसको, वो मासूम है और आप उसके साथ चीटिंग कर रहे हो। तो एक टीचर के पास आर्ट ऑफ टीचिंग तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ कंटेंट भी जबरदस्त होना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक अच्छा क्लास इसको बोलते हैं, आर्ट तो ठीक ही अपनी पढ़ाते अच्छे ही, अपने कंटेंट बताता हूँ। जैसे एक इंडिविजुअल को कब कहेंगे रेसिडेंट? जब वो 182 डेज इंडिया में रहते, या फिर वो इंडिया में 60 + 365 रह ले। ये बताया था? हाँ ये बताया था, बहुत अच्छा पढ़ाया भाई। अब एक बात बताओ, ये 182 डेज काउंटिंग कैसे करेंगे? काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ डेज कैसे करेंगे? सपोज मैं 7 जुलाई को इंडिया में आया, 7 जुलाई को आया और मैं 12 जुलाई को इंडिया से चला गया, तो बताओ मैं इंडिया में कितना दिन रहा? ऑप्शन 1, क्या मैं इंडिया में 5 दिन रहा, ये 6 दिन रहा, ये 4 दिन रहा?
बताओ मैं इंडिया में कितना दिन रहा? कितना दिन? 6 दिन। देख लो भाई, शिवम दुबे, क्या बोलते हो? हाँ, 3 डेज। तुम्हें 3 डेज कहां से नजर आ रहा है भाई? ओके, अब मैं तुम्हें बताता हूँ स्टार्ट से। 4 डेज, अच्छा देखते हैं। 7 तारीख को तो आया, हो सकता है 10 बजे आया होता, 2 बजे आया होता। 8 पूरा दिन इंडिया में था, 9 पूरा दिन इंडिया में था, 10 पूरा दिन इंडिया में था, 11 पूरा दिन इंडिया में था, 12 तो चला गया। हो सकता है 3 बजे गया, हो सकता है 7 बजे गया। तो ये 4 दिन तो वो इंडिया में पूरा पूरा रहा, कोई डाउट नहीं है। तो आंसर 4 दिन तो बनता ही है। अब क्या इसको काउंट इन करे कि इसको काउंट इन करे कि दोनों में से एक को काउंट इन करे कि दोनों को काउंट इन करे, ये डिबेट रह जाता है। तो एक छोटा सा नोट लिखने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और उस नोट का नाम है नंबर 1, द डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर both shall be counted. Both shall be counted. तो आप जिस दिन इंडिया में आए और जिस दिन आप इंडिया से गए वो दिन भी काउंट होगा। तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, और आंसर हो गया यू वर इन इंडिया फॉर 6 डेज। याद रहेगा, द डे ऑफ अराइवल एंड द डे ऑफ डिपार्चर बोथ शैल बी काउंटेड। अब दूसरी बात करते हैं। आपने पॉइंट नंबर, आपने आपने क्या बोला? ही मस्ट बी इन इंडिया। तो अगला पॉइंट आता है, इंडिया किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय इंडिया? तो तुम बोले इंडिया मतलब इंडिया, और क्या? तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, तुम बताना इंडिया में है कि नहीं है। ये अपना मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट से थोड़ा सा दूर, 5 किलोमीटर दूर, मुंबई पोर्ट से 5 किलोमीटर दूर अपनी एक फैक्ट्री है पानी के अंदर। इसको प्यार से लोग बोलते हैं शिप फैक्ट्री। क्या है? शिप फैक्ट्री। तो पानी के अंदर अपनी एक शिप फैक्ट्री है, और वहां पे हम लोग ने करीबन 100 एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करके रखा हुआ है, जो वहीं रहते हैं। उनका रहना, खाना पीना, स्कूल, पढ़ाई लिखाई सब वहीं है, काम भी वहीं करना, रहना भी वहीं पे। अब बताओ, वहां पे जो 100 एम्प्लॉयज का परिवार रहता है मुंबई पोर्ट से पानी में 5 किलोमीटर बाहर, तो क्या वो लोग इंडिया में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? रह रहे इंडिया में, लेकिन बोले इंडिया के लैंड में तो नहीं रह रहे, वो लोग तो पानी में रह रहे। बोलो बोलो क्या? अच्छा, 5 किलोमीटर को 12 किलोमीटर बोल दो, तो 12 को 15 बोल दू, तो 15 को 50 बोल दू, तो 100 किलोमीटर बोल दू, तो आओ बात करते हैं व्हाट इज इंडिया। तो लॉ ने बोला इंडिया इंक्लूड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर। इंडियन टेरिटोरियल वाटर, जो कि इंडिया से 12 नॉटिकल माइल दूर है। 12 माइल दूर है। नॉटिकल माइल मतलब माइल, पानी में जो माइल्स होती है उसको नॉटिकल माइल्स बोलते हैं। तो जो इंडिया से 12 माइल्स दूर है उसको बोलते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर। यानी ये इंडिया का कोस्ट, और यहाँ से 12 किलोमीटर दूर तक ये जो लाइन खींची हुई है इसको बोलेंगे इंडियन टेरिटोरियल वाटर, ये एरिया। और ये एरिया इंडिया है। इंडिया इंक्लूड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर एंड डेजिग्नेटेड एरियाज। डेजिग्नेटेड एरियाज मतलब स्पेसिफाइड एरियाज अप टू IEEZ। IEEZ का फुल नेम है इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और ये फैला है 200 नॉटिकल माइल तक। तो
तो पिक्टोरियल बताऊं तो भैया देखो, ये तो इंडिया है ही। सनम मेरा इंडिया। सर आप इंडिया का मैं बहुत गंदा बनाता हूँ। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है, ठीक ही बनाता हूँ। तुम्हें लगता है मैं गंदा बना रहा हूँ, देखो ठीक बन रहा है। तुम्हें लगता है कि मैं गंदा बना रहा हूँ, नहीं मैं ठीक बना रहा हूँ, चेक करो। तो ठीक ही बनाया यार। हाँ, तो ये तो इंडिया है ही। अब यहां से 12 नॉटिकल माइल का पानी, ये पानी भी इंडिया है। और यहां से 200 नॉटिकल माइल, ये पानी इंडिया नहीं है। लेकिन यहां पे कुछ कुछ एरियाज को स्पेसिफाई किया हुआ है। जो जो एरिया डिजिग्नेटेड है, स्पेसिफाई किया हुआ है, वो एरिया इंडिया है। तो भैया ये ऐसा है इंडिया, ये जो ऐसे ऐसे किया हुआ ना, ये पूरा इंडिया है। ये जो जेब्रा लाइन खींची हुई ना ऐसे, ये पूरा इंडिया है। यू नॉट व्हाट इज इंडिया? इंडिया इंक्लूड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर and designated areas up to IEEZ. ओके, तो मेरा जो क्वेश्चन था कि वो इंडिया से 5 किलोमीटर दूर शिप फैक्ट्री में है, तो बताओ वो इंडिया में है कि नहीं है? तो आंसर इज यस, ही इज इन इंडिया। ओके, ये लिख लिया, इंडिया की डेफिनेशन लिख ली। ये तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ चल, इन मैप बनाए। ओके, जीवन में मैप बनाया नहीं, अब बनाएगा मैप। आओ आगे बढ़े। अपने उसके बाद क्या किए? उसके बाद अपने किए कि 6(1) के 3 एक्सेप्शन है। नंबर 1, इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, ये है ना। अब बताओ ये एम्प्लॉयमेंट पर्पज किसे कहेंगे? हमारे यहाँ एक हीरोइन है, उसका नाम है दीपिका पादुकोण। वो लुंगी डांस करती है, लुंगी डांस। हाँ, अब वो बताओ लुंगी डांस कर करके पैसे कमा रही है। उसको लुंगी डांस करने के लिए अमेरिका में बुलाया गया। अमेरिका में वो लुंगी पहन के गई और लुंगी पहन के लुंगी डांस किया, और अमेरिका वालों ने लुंगी डांस करने के लिए उसको 5 करोड़ रुपए दिए। वो 5 करोड़ कमाते इंडिया में ही। तो बताओ, सी वेंट आउटसाइड अमेरिका, आउटसाइड इंडिया, सी वेंट आउटसाइड इंडिया फॉर डूइंग लुंगी डांस एंड अर्नड 5 करोड़ वापस इंडिया में ही। तो बताओ, हैड सी गॉन आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज? बोलो बोलो क्या? अच्छा छोड़ो, तुम दुबई में जॉब करने के लिए गए, तो बताओ हैव यू गॉन आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज? अच्छा, सपोज तुम दुबई में, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तुम पढ़ाई एकदम नहीं किए, महाबदमाश हो, नालायकपंती किए, क्लास चल रही थी, सो जाते थे, तो ऐसे में तुम्हारा पढ़ाई हुआ नहीं और तुम फाइनली दुबई जाके टैक्सी चला रहे हो। तो बताओ, तुम इंडिया से दुबई गए फॉर टैक्सी चलाने के लिए, क्या ये एम्प्लॉयमेंट पर्पज माना जाएगा? तो लॉ बोलता है एम्प्लॉयमेंट पर्पज इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो आप फॉरेन में जाते टैक्सी चला रहे हो, ये आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। फॉरेन में जाते बिजनेस कर रहे हो, ये आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। फॉरेन में जाते आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दिस इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बट एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इंक्लूड incidental to employment। अब मेरा काम है बुद्धा ब्रेन, मैं ब्रेन कोचिंग की काम कर रहा हूं। अब मुझे मालूम है कि इंडिया में ब्रेन कोचिंग होती नहीं है। मैं फंसा हुआ हूं कि मैं कहां से लेके आऊं एग्जाम्पल्स। हाँ हाँ, मैं कहां से लेता हूं?
तो फिर मैंने क्या किया, मैं जापान घूम के आ गया। मैं जापान में जाते थे, हाँ भैया वहाँ पे ब्रेन कोचिंग कैसे होती है, वहाँ से मुझे बहुत सारी आइडियाज़ मिली। वो आइडियाज़ लेके मैं इंडिया में आया और इंडिया में खोला बुद्धा ब्रेन। तो बताओ, हैव आई गोन आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज? एंड आंसर इज नो, बिकॉज आप इंसिडेंटल टू एम्प्लॉयमेंट गए हो, एग्रीड। आप एम्प्लॉयमेंट के काम के लिए गए हो, दैट एग्रीड। लेकिन आपका जापान में एम्प्लॉयमेंट नहीं था। तो जो लोग चाइना से माल खरीद के इंडिया में बेचते हैं, वो आए दिन चाइना में विजिट मारते रहते हैं। तो दे आर गोइंग इंसिडेंटल टू एम्प्लॉयमेंट, दे आर नॉट गोइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। उनका एम्प्लॉयमेंट इंडिया में ही है, उनकी दुकान, उनकी रोजी रोटी इंडिया में ही है। वैसे मैं बुद्धा ब्रेन क्लासेस तो इंडिया में रन करता हूँ, तो अल्टीमेटली माई एम्प्लॉयमेंट इज इन इंडिया। हाँ, उससे रिलेटेड कुछ जानकारियां बटोरने के लिए यदि मैं कहीं दुबई फॉरेन घूम के आता हूँ, तो दैट इज नॉट कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट पर्पज, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंटल टू एम्प्लॉयमेंट पर्पज। हो गया क्या? हाँ बोलो तो। हो गया, हो गया। चलो आगे बढ़ते, पॉइंट नंबर 4, नोट नंबर 4। उसके बाद आपने पढ़ा कि एन इंडियन सिटीजन हु इज अ मेंबर ऑफ इंडियन शिप क्रू एंड द शिप गोज आउटसाइड इंडिया। तो मैं एक बार तुम्हें क्रू मेंबर के लिए एक नई बात बताता हूं जो तुम्हारे कॉमन सेंस में नहीं आएगा। क्रू मेंबर की काउंटिंग ऑफ डेज थोड़े अलग ढंग से होती है। क्रू मेंबर शिप में जिस दिन ड्यूटी ज्वाइन करता है, उसी दिन उसकी ड्यूटी, उसी दिन वो आउटसाइड इंडिया हो जाता है। और जब तक ड्यूटी से उसको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तब तक वो ड्यूटी के लिए इंडिया के बाहर ही माना जाता है। मैं समझाता हूँ। सपोज अंजलि बोल के एक लड़की है, एंड शी इज द इंडियन शिप की क्रू मेंबर, और इस शिप का जितना भी स्टॉक है, यहाँ पे जितना भी लॉजिस्टिक्स है, ये अंजलि देखती है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इसका काम है। ये शिप इंडिया में आया, इंडिया का ही शिप है। इसका डिपार्चर डेट है इंडिया से 24 जुलाई को। 24 जुलाई को ये इंडिया से बाहर जाएगा। और जिन जिन को इंडिया के बाहर माल भेजना है, 17 जुलाई से आप माल यहाँ पे लोडिंग कर सकते हो। डेट बता दी गई। अंजलि मैडम को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप 17 जुलाई को ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। तो अंजलि मैम अपने बोरिया बिस्तर ले आई और 17 जुलाई को ये यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन कर ली। कौन सी तारीख को? 17 जुलाई। अभी 7 दिन सिर्फ इंडिया में ही है। ऑब्वियसली अंजलि भी सिर्फ के अंदर ही है, तो इंडिया में ही है। और ये अभी सारा लॉजिस्टिक्स स्टॉक को जचा रही है। यहाँ पे जितना भी माल आ रहा है, सबको प्रॉपरली सिस्टमेटिकली जचा रही है। दैट इज द जॉब ऑफ अंजलि। 24 जुलाई को इंडिया के बाहर शिप चला गया। तो बताओ अंजलि इंडिया में कब तक रही? ऑप्शन 1 17 जुलाई तक, ऑप्शन 2 24 जुलाई तक। एंड आंसर इज 17 जुलाई तक। क्योंकि एक क्रू मेंबर जब से इंडियन शिप की ड्यूटी ज्वाइन करता है, वैसे वो इंडिया के बाहर हो जाता है। और जब तक उसको ड्यूटी से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, तब तक वो इंडिया के बाहर ही माना जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिप कहां है। A crew member is said to be outside India until he get discharge certificate तो जब तक उस शिप की ड्यूटी से उसको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग मानेंगे द अंजलि इज आउटसाइड इंडिया। बात क्लियर? उसके बाद वाले पॉइंट में आपने क्या पढ़ा मालूम? एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु नॉर्मली रिसाइड आउटसाइड इंडिया केम इंडिया फॉर विजिट पर्पज। उसमें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब क्या? तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब एक बंदा जो कि
जो खुद या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स born in undivided India, who himself or his parents or grandparents born in undivided India. But it does not include Pakistan and Bangladeshi citizen. तो जिन्होंने पाकिस्तान की या बांग्लादेश की सिटीजनशिप ले ली है वो तो इंडियन ओरिजिन है ही नहीं, क्योंकि पहले तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही कंट्री था। तो लोगों को चॉइस दी गई कि भैया इंडिया में रहना चाहते हो कि पाकिस्तान में, तो कुछ लोग पाकिस्तान ऑप्ट कर लिए। तो अब वो इंडियन ओरिजिन कैसे हो सकते हैं? दे आर पाकिस्तान ओरिजिन। भले उनके फोर फादर्स इंडिया में रहे हो तो क्या हुआ? दे हैव चूजन पाकिस्तान, सो दे आर पाकिस्तान ओरिजिन नाउ। इंडियन ओरिजिन उन्हीं को बोले जाएंगे जो खुद या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे और जिन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश की सिटीजनशिप नहीं दी थी। बात क्लियर? ओके। बात क्लियर? ओके ओके। अब आपने दिमाग में एक क्वेश्चन क्लियर रखना, पॉइंट एकदम क्लियर रखना, वो बहुत खास है। दो एग्जाम में नहीं पूछता तो क्या हुआ कि सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों एकदम अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप इज वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, सिटीजनशिप इज वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस इज ए नैरो कॉन्सेप्ट। सिटीजनशिप से आप इंडिया में रह पाओगे या नहीं रह पाओगे, आपका फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, आप वोट दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, ये सब डिसाइड होता है। यानी यदि मेरे पास सिटीजनशिप नहीं है तो कल मेरे को यहां से भगा दिया जाएगा, उठो यहां से, भागो यहां से। लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस एक नैरो टर्म है जो कि सिर्फ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काम होता है। इट डिसाइड्स फंडामेंटल राइट of an individual. Fundamental right of an individual. It decides the fundamental right of an individual. Or it is used only for tax purpose. तो भैया सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस में कभी आप कंपैरिजन मत करना। सिटीजनशिप बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और रेसिडेंशियल स्टेटस खाली टैक्स में आने वाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन एज अ होल रेसिडेंशियल स्टेटस सिर्फ टैक्स में आने वाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप तो डिसाइड करेगा आपके सारे फंडामेंटल राइट। बात क्लियर? तो देखो भैया, जब आप बोले थे हाँ मुझे सब समझ में आ गया, उसके बाद भी मैंने आपको आधे दर्जन पॉइंट और लिखा है। अब जाके आपका रेसिडेंशियल स्टेटस टॉपिक अप टू डेट हुआ है। अब आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस आता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर मिलेगी अपने।